जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन यहां पे क्या फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट हमारे बिजनेस की कॉस्ट नहीं है? है ना। अब एब्जॉर्प्शन ये मार्जिनल वालों ने ठहर जाओ वंस एंड फॉर ऑल ये मसला मुझे हल कर लेने दो। आज मनु ना रोकना, मतलब मैं जा नहीं रहा, तुहानू लैग ही जावांगा मैं। होने दो, कोई मसला नहीं, पिक्चर्स तो आपने वैसे ही ले ली हैं। वो एफओएच का एच निकला है, लो जी, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, लो जी, गुजारा हुआ और क्या हुआ, गुजारे की दुनिया। जरा यार बार बार रेफर करना है ना तो ऐसे ही फिर परेशानी रहनी थी मुझे, ठीक है। अच्छा जी कर देता हूं, ले जी, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। अच्छा अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग वाले, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले फिक्स्ड एफओएच को प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल का भी पार्ट बन गया, ठीक है, और हर चीज का क्लोजिंग स्टॉक वगैरह का, ठीक है, इंक्लूडेड है। इसीलिए जब कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर फिक्स्ड एफओएच आ गए हैं तो फिर वो तो ऑलरेडी पीएनएल में आ गए, इसलिए अलग से नजर नहीं आ रहे। लेकिन मार्जिनल वाले क्या करते हैं, मार्जिनल वाले फिक्स्ड एफओएच को प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। जब प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते तो वो फिक्स्ड एफओएच जो है वो नहीं इंक्लूड होते कॉस्ट ऑफ सेल में भी। इसीलिए यहां पर कौन सी कॉस्ट ऑफ सेल ली है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल भी वेरिएबल, बाकी तो वैसे सेलिंग एक्सपेंसेस है। अब जो फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट यहां पे हमने नहीं हिस्सा बनाया पीएनएल का, तो क्या उसको रिकॉर्ड ना करें, क्या हमारा खर्चा ही नहीं है? ये तो कहा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग वाले जो हैं वो फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट को एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं, जिस पीरियड में इनकर हो उस पीरियड में एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट को, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट को माइनस कर देते, वही काम किया होगा, ठीक है, ओके। बाकी ये मैं घर पे सेट कर लूंगा इसको आप लोगों के लिए। ले जी, कोई मसला नहीं है तो अब मेरे ख्याल से वर्किंग वन कॉस्ट ऑफ सेल करते हैं। ये प्रैक्टिकली वर्किंग वन इस तरह से हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं मार्जिन एब्जॉर्प्शन आमने सामने कर रहा हूं। अगर तो आपको सिर्फ एक ही पीरियड की प्रॉफिट स्टेटमेंट मांगी गई हो दोनों की, तो फिर तो आप भी ऐसे ही कर लेंगे जैसे अब मैं करने लगा हूं, ठीक है, कि आप एक कॉलम मार्जिनल का डाल दें, एक एब्जॉर्प्शन का। लेकिन जो पहले ही सवाल आपको करवाना है, उस पहले ही सवाल के अंदर आपको मार्जिनल के भी 4 महीनों का प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है, एब्जॉर्प्शन के भी 4 महीनों का। तो मेरे ख्याल में फिर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन को हम अलग अलग करेंगे, मजबूरी है कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग को वहां पे हम इकट्ठा कर नहीं सकते। लेकिन फिलहाल चूंकि फॉर्मेट सिखा रहा हूं, ठीक है, तो अभी तो काम चलेगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपके कॉस्ट ऑफ सेल की क्या शक्ल होगी ये देखते हैं। और इंशाल्लाह ये फॉर्मेट्स जो बन जाएंगे ये फिर आपको पता है हम चलाएंगे। तो पहले एब्जॉर्प्शन चल रहा है हमारा और फिर मार्जिनल। अगेन ये फॉर्मेट सारे ही बने हुए हैं, ठीक है। बहरहाल अगर आप बनाना चाहें तो आपको कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पिक्चर लेके घर पे जाके बनाएंगे, इतनी को पाबंदी है। फिलहाल सिर्फ समझने पर जोर हो। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट, बेसिकली तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ही होती है ना। ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल अभी यहाँ पे लिखा था, कॉस्ट ऑफ सेल ये 245 है, बोलो ये कैसे निकली है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। और अगर हमने परचेज नहीं किया, बनाया है, तो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट लेस क्लोजिंग। ईद से पहले आखिरी दिन में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनवाया था ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसके अंदर भी ऐसे ही हमने किया था, ठीक है, समझाया था आपको। तो कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी कॉस्ट ऑफ परचेज, अगर मैं इसको यूं लिखूं तो कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। यूं कर सकते हैं ना, ये सिर्फ रीअरेंज किया मैंने, ठीक है। तो ये कहां पे पहुंच जाएंगे हम, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। और अगर हमने चीजें जो हैं वो
बनाई नहीं है, सॉरी खरीदी नहीं है बल्कि बनाई है, तो फिर क्या फर्क आ जाएगा इस इक्वेशन में? कॉस्ट ऑफ परचेज की बजाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। ये फर्क है ना, सिखाया था आपको, नहीं याद तो मैं दिखाता हूं। ऐसे कैसे? टेस्ट 1 हमने डिस्कस किया था, जिससे मैंने आपको ये दोनों बिजनेसेस का फर्क बताया था ईद से एक दिन पहले। किसने बच्चों ने ये लेक्चर अभी तक नहीं लिया हुआ है? कोई नहीं लिया हुआ? ये ऑनलाइन पड़ा हुआ है, गिरा पड़ा है, ठीक है। तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर मैंने कहा था ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ परचेज लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल निकलती है, और कॉस्ट ऑफ परचेज निकलती है परचेज प्राइस प्लस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। जबकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल निकलती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकाला करते थे। इस तरह की बात मैंने की थी, जिसके अंदर क्या कुछ आता था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? क्या कुछ आता था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। ये क्या बनता है जी? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। और अगर इसमें आप वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट कर दें तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकलती है। तो ये ऐसी तरह मैंने कहा जरा आपको बता दूं कि ये हमने पढ़ा है। अब आपको क्या पता कि हमने पढ़ा है, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि मैं बेसिकली क्या चाह रहा हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दूं ना, कि इस फॉर्मेट के अंदर चीजें पहुंच जाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे पहुंचेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक कैसे पहुंचेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच कॉस्ट। एफओएच कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट होगा हमारी कॉस्ट ऑफ सेल का। ओके, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स तो कॉस्ट ऑफ सेल। अगर वर्क इन प्रोसेस नहीं होगा, वर्क इन प्रोसेस जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल वो उसका मतलब होता है मिक्स हो जाना प्रोसेस कॉस्टिंग का, वो करेंगे एंड पे जाके जब प्रोसेस कॉस्टिंग कर लेंगे। फिलहाल वर्क इन प्रोसेस आपका नहीं आना, तो ये काम बस आपने जेन के अंदर मैप आपके बना हुआ है दिमाग के अंदर के प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच। एफओएच को तोड़ लिया है दो हिस्सों में बस। अब ये तीनों मिलकर क्या बनता है? प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या बनता है? प्रोडक्ट कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट में अगर आप फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट कर लें तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यही आ गई ना। इसके अंदर अगर आप फिनिश गुड्स की ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट कर लें तो ये क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो अब मैंने क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ सेल। तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मेट बनाया। किधर गया ये? तो वही अब बता दिया आपको, जरा तफसील यहां पर खुला खुला करके लिख लेंगे कि हमें यहां पर क्या चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट एक लाइन मैंने छोड़ दी। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट इसके नीचे एक लाइन मैंने छोड़ दी, और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स वो बाद में लिख देता हूं ना। फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट, और ये दो तरह की है हमारे पास, फिक्स्ड और पहले वेरिएबल लिख देते हैं। वेरिएबल एफओएच कॉस्ट एक लाइन खाली छोड़ दी, और फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट। ठीक है जी। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जिसको आप करंट प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट। इस पीरियड के अंदर जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आई, ठीक है जी। ओके, ये जब निकल आएगी तो इसके अंदर फिर आपने क्या करना है जी? ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो क्या होता है जी? ओपनिंग हमेशा क्या होता है इसमें? ऐड। क्लोजिंग क्या होता है? लेस। तो ओपनिंग ऐसी पिक्चर बनेगी ना, ये ठीक जा रहा है जी। ऐड करेंगे हम इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ऊपर इन्वेंट्री लिखा हुआ था ना, चलो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एक लाइन खाली छोड़ दें, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, ये गिवन हुआ करेगा। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है जी। इसके लिए एक लाइन और छोड़ दी, और हम पहुंच जाया करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब एक और मसला आएगा। मसले हैं क्या हैं? शापर हैं जो नेरी में आई जा रहे हैं।
मसले ना हो गए हैं सर, मसले ना हो गए, नेरी वाले शापर हो गए, आई जा रहे हैं आई जा रहे हैं। अच्छा जी, मसला क्या है, कोई सोच के बताए, कोई तो सोच के बता दे, कोई तो बता दे, आज बता ही दें आज भाईजान। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ये जो फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट हमने लेनी है, ये लेनी है बाय यूजिंग फिक्स्ड एफओएच, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो जब आपने एब्जॉर्प्शन रेट वाला हिसाब करना है तो मुसीबत तो आनी है, उस मुसीबत का नाम है वेरिएंस, यानी अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड एफओएच। ठीक है, तो वो निकालने हैं, तो इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ सेल हमारी क्या हुआ करेगी। अच्छा, मैं सिर्फ फिलहाल ना आपके सामने एब्जॉर्प्शन को लेकर चल रहा हूँ, ये ना कहना मार्जिनल में तो ये आना नहीं है, तो मैंने वो कॉलम भी देखा ही नहीं है, उस कॉलम में डैश लगा देंगे। मैं तो आपका वक्त बचाने के लिए एक आमने सामने इसलिए रख के चल रहा हूँ कि फर्क सामने आ जाए, दोनों फॉर्मेट सामने रखे, आपके सामने फर्क आ गया, बस ये फर्क है। कॉस्ट ऑफ सेल में दोनों आमने सामने रखेंगे, फर्क आपके सामने हो जाए, ये फर्क है। फिलहाल तो एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, फिक्स्ड एफओएच आएंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ सेल ओपनिंग क्लोजिंग के बाद आएगी वो अनएडजस्टेड होगी। क्यों अनएडजस्टेड होगी? क्योंकि इसके अंदर वेरिएंस आ रहा होगा एब्जॉर्ब की वजह से। ठीक है, तो उस वेरिएंस को क्या करेंगे, याद है आपको मैंने एंट्री सिखाई थी, तो मैंने कहा था उस वक्त कि इस वेरिएंस को हम क्लोज किया करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर अंडर एब्जॉर्ब करवाया है तो मतलब कोई एक्सपेंस कम चार्ज किया है तो प्लस अंडर, सोच के रट्टा नहीं लगाना। और अगर ओवर एब्जॉर्ब करवा के ज्यादा एक्सपेंस एक चार्ज कर दिया, एक्चुअल उतना हुआ नहीं है, तो उस एक्सपेंस को कुछ कम करे, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देंगे। तो अगर कोई ओवर एब्जॉर्ब होगा माइनस करेंगे, अंडर को प्लस करेंगे, तो प्लस अंडर एब्जॉर्ब अगर हुए तो। ये आज के पहले सवाल में वैसे है नहीं, ये शायद हो अगले सालों में या पहले महीने में नहीं है, ये शायद बिल्कुल ही नहीं है अंडर, पर हमने अपना फॉर्मेट तो बनवाना है ना। अंडर एब्जॉर्ब अगर होगा तो आपने उसको ऐड कर देना है, सोच समझ के, कोई रट्टा नहीं। और अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो जब ये काम आप कर लेंगे तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी वो होगी एडजस्टेड, और वो जाएगी आपकी प्रॉफिट स्टेटमेंट में। ठीक है, और सही है। ऊपर अनएडजस्टेड है, मुझे पता है। किसने लिखा हुआ है, किसने कहा है, कहाँ लिखा हुआ है? पहले मैंने अनएडजस्टेड लिखा था ना, फोटो बनाओ अब। अनएडजस्टेड है, और अब कॉस्ट ऑफ सेल इस एडजस्टमेंट के बाद बन गई, और ये एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल जाया करेगी हमारी। कोई बात नहीं, अगर आज सिर्फ फॉर्मेट ही बन जाए तो अच्छी बात है, कल सिर्फ सवाल ही रह जाए, आज मुकम्मल बात कर लेंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं बहरहाल सवाल डिस्कस करके एक बार आपकी तरफ फेंक तो दूंगा ना, कोई नहीं, खपते खुपते रहना, कोई मसला नहीं, मैंने तो कल करवाना ही है। ठीक है, हाँ जी। अब जरा वन बाय वन चलते हैं, कौन सी फिगर कहां पे चाहिए है, मुझे बताएं। सेल्स अगर आपने निकालनी हो पूरे बिजनेस की तो कैसे निकलेगी? बेसिक्स हर जगह आपके काम आएंगी। ऐसे 6 दिन नहीं लगाए थे वहां पे, लगता था आपको यार टाइम वेस्ट कर रहा है, पता नहीं क्या ये बंदे पूरे कर रहे हैं, सवारियां पूरी कर रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं। आपको पता है पहले दिनों में तो वैसे ही पहले 10 दिनों में अटेंडेंस पूरी होती है, क्योंकि सारे बच्चे इस नियत से आते हैं इस बार 7 का काम 7 करना है, रोज आना है, छुट्टी नहीं करनी, टेस्ट देना है। वो पहले 10 दिन में तो अटेंडेंस पूरी होती है, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी नींद आ गई, कभी घर से लेट आए, कभी ईद आ गई है जी, ईदों बाद वाला फेज चल रहा था खत्म हो गया। अच्छा, तो बेसिक्स हर जगह चलेंगी। जैसे सेल्स निकालनी है, सेल्स, बल्कि मैं यहां पे लिखता हूं रेवेन्यू, ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी, क्योंकि सर्विस बिजनेस भी इसमें आ जाएगा ना। बहरहाल रेवेन्यू सेल बात तो एक ही है, मैंने शायद फॉर्मेट में रेवेन्यू लिखा हो, शुक्र है रेवेन्यू लिखा। हाँ जी, रेवेन्यू या सेल्स कैसे निकलेंगी? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू यूनिट्स सोल्ड। तो सोल्ड यूनिट्स लेने हैं, सेल के लिए कौन से यूनिट्स लेने हैं? सोल्ड यूनिट्स। ये यहां पर भी सेम आ जाएगा, रेवेन्यू लिखते हैं बाद में। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू सोल्ड यूनिट्स, यानी कि अगर आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में रेवेन्यू निकाल लिया तो मार्जिनल में वही यूज हो जाएगा, मार्जिनल में निकाल लिया तो एब्जॉर्प्शन में वही यूज हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान काम है।
उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल वर्किंग 1 से आनी है। बाकी यहां पर अगर वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस होंगे ना, सवालों में जाके बता भी दूंगा, ठीक है। तो वेरिएबल मार्केटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस को आपने जो एक्सपेंस पर यूनिट गिवन होगा ना, उसको अगर मल्टीप्लाई करना पड़ा तो किससे करोगे? सोल्ड यूनिट से, क्योंकि ये सेलिंग एक्सपेंस है, सोल्ड यूनिट से। मैंने कहा वैसे बता दूं, फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल अभी आगे हैं कॉस्ट ऑफ सेल में जी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल की बात अब करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपने निकालनी है। क्या करेंगे? अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट, मेरे ख्याल में तो 2-3 जगह पे सिर्फ लाइन छोड़ने की जरूरत है, बाकी तो काम चल जाएगा जी। और अगर आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालनी है तो आप लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट आपको अगर गिवन है तो आपने उसको, हाँ बस ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर क्या लिया हमने? सोल्ड यूनिट्स। यहां पे क्या ले रहे हैं? प्रोडक्शन यूनिट्स। और अगर वो सेलिंग एक्सपेंस होगा तो वो भी सोल्ड यूनिट्स की बेस पे निकलेगा, सवालों के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल एफओएच की कॉस्ट जो है उसके लिए हमें क्या गिवन होगा? वेरिएबल एफओएच कॉस्ट पर यूनिट गिवन होगी, नहीं होगी तो निकालेंगे, जैसे तैसे भी है वो तो बहरहाल। फिलहाल मैं ये बता रहा हूं, टोटल गिवन होगी तो टोटल लिख लेंगे, वेरिएबल टोटल गिवन नहीं होगी। वेरिएबल कॉस्ट आपको इन सवालों के अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन होंगी और फिक्स्ड टोटल में गिवन हुआ करेगी, और नहीं होगी तो सेमी वेरिएबल में से हम निकालेंगे। तो हमारे निकालने का तरीका है हाई लो, उसमें भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकला करती थी और फिक्स्ड इन टोटल निकला करती थी, ठीक है ना। बहरहाल फिलहाल तो वेरिएबल एफओएच कॉस्ट गिवन है। बेटा प्रोडक्शन आवर्स भी हो सकता है, प्रोडक्शन यूनिट्स भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं है। प्रोडक्शन यूनिट्स 10 यूनिट बनाए, हर यूनिट के ऊपर कितने रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगी? 2 रुपए की। अब उसने पर यूनिट दिया हुआ तो यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब किसी सवाल में पर आवर दे देगा तो फिर देख लेंगे ना उससे। फिलहाल तो मैं जो नॉर्मल बात कर रहा हूं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। ये क्या लिखा है मैंने? पर ये पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं लिखा हुआ, पर यूनिट लिखा हुआ है, PU जी। तो वेरिएबल एफओएच कॉस्ट पर यूनिट इनटू, और अगर पर और होगा बेटा तो फिर प्रोडक्शन नहीं, फिर हम उसको किसी हिसाब से पर यूनिट बना लेंगे, या वो सवाल के अंदर जाके देखेंगे कि पर आर ही यूज करके वेरिएबल कॉस्ट निकल सकती है या उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, वो भी आपको आता है। बेसिक्स में बड़ी मेहनत करवाई थी आपको इसीलिए, ठीक है ना। आपको वो कहता है जी एक प्रोडक्ट बनाने के ऊपर 2 वेरिएबल आर्स लगते हैं। वेरिएबल आर एक 50 रुपए का खर्चा है और एक प्रोडक्ट पे 2 घंटे लगते हैं, तो 100 रुपए बन गया। पर यूनिट भी हो सकता है, वो करना पड़ेगा, सवाल के हिसाब से देखेंगे। फिलहाल मैं कह रहा हूं पर यूनिट गिवन है, ओके। ऑनलाइन वालों जागो। अच्छा, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट जो है ये कैसे निकलेगी, इसके लिए जरा मैं यहां पे क्योंकि आगे मैंने बाय यूजिंग एफओएच लिख दिया ना, बल्कि इसको इधर ले आते हैं ताकि एक जैसी लैनो लैन ही चले काम है जी। इधर आओ भाई आ जाओ, जज़ाकल्लाह भाई। अच्छा जी, आपकी तरह थोड़ा ही है, कहा था इतवार को आ जाओ, नहीं आए। तुम आए थे कल जी। फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट के लिए हमें क्या चाहिए होगा? फिक्स्ड एफओएच का ओएआर, फिक्स्ड एफओएच ओएआर। ओएआर होता था सिर्फ, फिक्स्ड एफओएच जरा बोलना शुरू कर दिया क्योंकि यहां पे वेरिएबल अलग फिक्स अलग किए हैं ताकि आपको याद हो, ठीक है ना। तो फिक्स्ड एफओएच का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इनटू, अच्छा ये प्रोडक्शन यूनिट्स कौन से हो रहे होंगे? ना एक्चुअल, इसीलिए तो ये एब्जॉर्ब निकलेगा। आप समझ आ रही है बात? सीखा, इसीलिए मैं ओवरहेड्स के साथ ही इसको करवाता हूं, ठीक है ना। क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो असल लड़ाई वाली, असल मसला ही सिर्फ इसमें आता है बच्चों को, जो एब्जॉर्प्शन है वो, क्योंकि हम पीछे सीख के आ रहे हैं, ताजा है, इसलिए साथ ही ये भी कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी के अंदर होता जा रहा है, ठीक है ना। चाहिए गेम है ये, है जी। हाँ सर गेम। अच्छा जी, तो अब ये फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट निकलेगा कैसे, इसके लिए एक छोटी सी हम वर्किंग कर लिया करेंगे, ठीक है जी। तो वर्किंग ये 1 है ना, तो 1.1 यहां पे मैं आपको वो बता देता हूं, वो फॉर्मूला मैंने लिखा था, जरूरत पड़ने पर हम वर्किंग 1.1 में इसको निकाला करेंगे, ठीक है जी। वर्किंग 1.1 किसके लिए कर रहे हैं जी? फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्प्शन
रेट पर यूनिट, वो जो ऊपर मैंने लिखवाया भी था फॉर्मेट में, ठीक है। तो फिक्स्ड एफओएच का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओएआर इसलिए लिख देता हूं कि वैसे तो फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट ही पूरा लिखना चाहिए, लेकिन चलो ओएआर इसलिए लिख देता हूं कि आपके जहन में वो नाम बैठा हुआ है ओएआर। लेकिन वहां पे जो एफओएच के चैप्टर में करते थे, ओवरहेड्स के चैप्टर में, वो टोटल ओवरहेड्स का ओएआर होता था। यहां पे सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड एफओएच का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो कैसे निकलेगा, एक मिनट, रेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन फिक्स्ड ओवरहेड, पूरा लिख दूं, बोले ओएआर ही ठीक है, जरा याद रहता है, ठीक है। फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो पर यूनिट चाहिए मुझे, क्योंकि देखो ना हर चीज क्या चाहिए हमें, पर यूनिट। अच्छा यहां पे भी पर आर निकल आया करेगा कभी कभी, देखेंगे सवाल के अंदर पर आर यूज करना है पर यूनिट। और ये काम सिर्फ जहां नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बड़ी शिद्दत से आएगा, वहां पे पर आर पर यूनिट इनको इकट्ठा करना पड़ेगा, ये ठीक है ना, तो देखेंगे इंशाल्लाह जी। तो फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट कैसे निकलेगा जी, मैंने आपको बताया जी। बजटेड फिक्स ना बोलो, टोटल फिक्स बोलो, बजटेड टोटल फिक्स, टोटल याद है ना, टोटल लेते थे, ठीक है। तो बजटेड टोटल फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। ये क्या चीज है, ये आप समझे सिर्फ बजटेड कैपेसिटी है फिलहाल, वैसे एक ही बात है, अभी छोड़ें कुछ भी नहीं है। ये बजटेड कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी क्या है, बजटेड टोटल एक्टिविटी लेवल, ठीक है ना, बजटेड टोटल एक्टिविटी लेवल, ये तो समझ आता है ना लफ्ज। तो बजटेड टोटल एक्टिविटी लेवल ही आप फिलहाल इसको लिखें, जब तक आपका लेवल नहीं बन जाता तब तक। बाकी मैं इंशाल्लाह एज अ रूल लिखवा दूंगा। असल में तो वैसे जबानी बताऊं तो पहली प्रेफरेंस है नॉर्मल कैपेसिटी की, सवाल में अगर गिवन हो तो, ना गिवन हो तो फिर बजटेड गिवन हो तो वो ले लेंगे, दोनों गिवन हो तो प्रेफरेंस नॉर्मल की होगी। ये इंशाल्लाह एज अ रूल आपको लिखवा दूंगा बात, ठीक है। ये एज अ रूल हम इस टॉपिक के अंदर ये बात सीखा करते हैं, ठीक है जी। यहां तक को मसला, तो यहां से हमारे पास फिक्स ओआर निकल आया, प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई मसला बोलो। अच्छा अब इधर देखो, ये काम यहां भी होगा, यहां भी, ये काम यहां भी होगा और यहां भी। खैर एक काम कर लेने दो मुझे, जगह जरा बचा लें, जगह जरा, चलो बाद में देखते हैं जी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में भी और मार्जिनल भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनती है। वेरिएबल दोनों जगह पे आते हैं, फिक्स्ड सिर्फ, और इधर, ठीक है, समझ आती है बात की। अच्छा उसके बाद आगे यहां पे ये पहला फर्क नजर आया हमें, सेम सेम सेम, यानी एक बार सेम नहीं कह रहा मैं जी, एक बार ये निकल आए तो ये एज इट इज यहां पे यूज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एब्जॉर्प्शन के अंदर ये एक एडिशनल चीज है, ओएआर गिवन होगा तो यूज करेंगे, नहीं गिवन होगा तो निकालेंगे और यूज करके यहां पे एब्जॉर्ब करवाएंगे। ओएआर एफओएच, फिक्स्ड एफओएच का ओएआर इनटू प्रोडक्शन यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। यहां पे बजटेड या नॉर्मल नहीं लेना, यहां पे एक्चुअल चल रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद ओपनिंग, ये नॉर्मली गिवन होगा, नहीं होगा तो देख लेंगे जिन सवालों में, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है गिवन, जिनमें नहीं होगा उन सवालों में ही देखेंगे। कोई जब क्लोजिंग निकालना आ गया ना तो ओपनिंग भी निकालना आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल आपने बस ये समझना है कि ये गिवन होता है, ठीक है। अच्छा अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है, आपने निकालनी है, जैसे यहां पे करते आ रहे फिक्स एफओएच कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल एफओएच कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। ऐसे ही अब मुझे क्या चाहिए, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, ये कैसे निकलेगा। अब हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट चाहिए, पर यूनिट निकाल लेंगे, जितने यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में पड़े उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ख्याल है, नेक ख्याल है। एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं इससे हटके, जरा हटके करते हैं, मिसाल के तौर पे ऐसी आसान सी एग्जांपल, डायरेक्ट मटेरियल आपका जो है वो मिसाल के तौर पे आपने 5 7 10 हजार यूनिट्स बनाए, कितने 10,000, और डायरेक्ट मटेरियल लगा उस पर 2 रुपए, 2 रुपए इंटू 10,000 कितना बना। डायरेक्ट लेबर उस पर लगी जनाब 1.5 रुपया इंटू कितना, वेरिएबल ओवरहेड्स उस पर पर यूनिट लगा 1 रुपए,
फिक्स्ड FOH, ओवरहेड फिक्स FOH जो है वो मिसाल के तौर पे 0.5 राउंड हो जाएगा ऊपर, और ये अब मुझे बताओ टोटल कितना बनता है? 50,000। अब ये जनाब 10,000 यूनिट्स हैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि इन 10,000 यूनिट्स में से मिसाल के तौर पे 9,000 यूनिट्स जो हैं वो बिक्ड हैं और 1,000 यूनिट्स जो हैं वो अनबिक्ड हैं। तो ये सौती हालात को बंद कर लें, ये कॉस्ट ऑफ सेल और ये क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा ही है। अब मुझे दोनों की कॉस्ट चाहिए तो क्या करूं? बहुत सिंपल जी, बहुत सिंपल। हम क्या करेंगे, हम पर यूनिट कॉस्ट, मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं जी मुझे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, या मुझे कॉस्ट ऑफ, चलो क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल बाद में निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो मैं कहूंगा जी ₹50,000 टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है। क्या है टोटल? इसको लिख लेता हूं यहां पे, ये क्या है जी? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर 10,000 यूनिट्स, ऐसे ही है। तो फिर अगर 10,000 यूनिट्स की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो मैं अगर इसको 10,000 यूनिट्स से डिवाइड कर दूं तो क्या आता है? कितना? ₹5 पर यूनिट आ गया। अब ये एक यूनिट की कॉस्ट आ गई मेरे पास। अब यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितने हैं? तो मेरी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी आ गई? 5,000 रुपए, ठीक है। ये मैंने क्या निकाला है जी? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैसे निकाली है जी? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को पकड़ा है और उसको डिवाइड किया टोटल प्रोडक्शन के यूनिट्स के साथ, पर यूनिट कॉस्ट आ गई, मल्टीप्लाई कर दिया क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स के साथ, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है, वो तरीका ये है कि आप ये सारे जो हैं वो ऐड कर लें, ठीक है। ये सारे ऐड करें तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकल सकती है। मैं 1 मिनट जरा पहले नोट कर लूं पूरा, फिर पिक्चर लीजिएगा इसकी। ये कैसे निकलेगी जनाब? हम कहेंगे जी ₹2 प्लस ₹1.5 प्लस ₹1 प्लस ₹0.5 इज इक्वल टू ₹5 आ गया पर यूनिट। ऊपर भी तो पर यूनिट ही पड़े थे ना सारे, ठीक है। ये पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट, तो ₹5 इंटू 1,000 यूनिट्स करेंगे तो वही ₹5,000 आ जाएगी कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है जी। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है, लेकिन ICAP पहले वाला तरीका फॉलो करता है तो हम भी वही कर लेंगे। कहीं जरूरत पड़ने पर अगर हमें करना पड़ा तो दूसरा भी आपको सिखा दिया, ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको बनवाई। बेसिकली हम ये काम कर चुके हैं, आप गौर फरमाएं तो मार्जिनल के अंदर इसके बगैर कॉस्ट निकली पड़ी है वहां पे फॉर्मेट में, और एब्जॉर्प्शन के अंदर इस समेत निकली पड़ी है। दोनों का अपना अपना क्लोजिंग स्टॉक का की कॉस्ट आनी है, क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्ट डिफरेंट है। तो दोनों में क्या करना है, जो कॉस्ट टोटल निकली हुई है यहाँ पे उसको डिवाइड करना है टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ और मल्टीप्लाई कर देना क्लोजिंग स्टॉक के। बेहतरीन, 1 मिनट का काम है, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ी सी बना दी ताकि पता लगे। अब पिक्चर ले लें इसकी, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल एमए है, एग्जाम्पल एमए क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए ऐसी बस एग्जाम्पल छोटी सी बनाई हमने, ठीक है। चलें आगे। तो आज तो सवाल ना हो सका, लेकिन आज हमने टॉपिक खत्म कर दिया। हाँ, इसमें छोटी छोटी तो चीजें हैं, भाई तो प्रैक्टिस है, मुख्तलिफुल नस्ल सवाल आएंगे। फिक्स्ड FOH वेरिएबल अलग अलग करने पड़ सकते हैं, डाटा जरा सा टफ होता है। या एक चीज जो है वो रह जाएगी, वो ये है कि दोनों के प्रॉफिट्स, अब आपको पता है दोनों के प्रॉफिट्स जो हैं वो डिफरेंट आने हैं। उसकी वजह क्या है? दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल डिफरेंट है। कॉस्ट ऑफ सेल डिफरेंट होने की वजह क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट का डिफरेंट होना, क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंट होना। तो जब प्रॉफिट्स डिफरेंट है तो एक चीज जो और मांग लिया करता है वो है प्रॉफिट्स रेकंसिलिएशन। इन दोनों के प्रॉफिट्स को रेकंसाइल करवा लिया करता है। तो वो हम करना सीखेंगे इंशाल्लाह जब कभी सवाल में आएगी, फिलहाल तो जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आखिरी प्रॉफिट तो डिफरेंट आते हैं, हाँ जब हम एडजस्टमेंट कर लेंगे फिर सेम आएंगे जी। नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल की वजह से भी आता है, मैंने ये कहा है आपको। ये देखो, फिक्स्ड FOH
नहीं शामिल इन तीनों में, तो मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट भी डिफरेंट है, उसमें शामिल है ना, कॉस्ट ऑफ सेल भी डिफरेंट है, क्लोजिंग स्टॉक, वो अल्टीमेटली बात एक ही हो जाती है। कोई एक भी डिफरेंट हो, कॉस्ट ऑफ सेल सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट हो जाता तो बाकी सब भी चेंज हो जाना था। लेकिन बहरहाल असल कॉन्सेप्ट तो यही है, क्योंकि फिक्स एफओएच नहीं शामिल प्रोडक्ट की कॉस्ट में, तो फिर नहीं शामिल कॉस्ट ऑफ सेल में, नहीं शामिल क्लोजिंग स्टॉक में, ये तीनों ही फर्क आएंगे दोनों में। तो अल्टीमेटली इनका सारा का असर किस पे पड़ेगा? प्रॉफिट पे। अच्छा जी, तो बात यहां पे आके रुकी हुई थी, तो मुझे बताओ अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की निकालनी है तो कैसे निकालोगे? कोशिश करूं इसको यहीं पे फिट करने की। अगर मैं इसको ओपनिंग इन्वेंट्री ओपी कर दूं, ओपी इन्वेंट्री फिनिश गुड्स, और ऐसे ही सीएल इन्वेंट्री स्टॉक लिखते तो और छोटा हो जाता। चलो अब तो लिखा जो है आपने फिनिश गुड्स। अच्छा जी, आप फॉर्मूला लगने लगा है जी, फॉर्मूला 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 बताओ जी। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बोलो, टोटल कॉस्ट, टोटल कितने गई ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट यहां रखेंगे। मार्जिनल पहले एब्जॉर्प्शन चल रहा है, एब्जॉर्प्शन वाली डिवाइड यूनिट्स तो सेम होने, डिवाइड करेंगे यूनिट्स के साथ तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। इतना ही सिंपल है ये, इतना ही सिंपल है। तो प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स, टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स। और जब ये पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो ये जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, मार्जिनल के क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए ये यूज कर लोगे, और जब एब्जॉर्प्शन के लिए, और मार्जिनल के लिए यूज करोगे फिर ये वाली, तो कॉस्ट अलग अलग आएगी दोनों की। ठीक है ना, यानी यहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है उसके लिए ये प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, और जब मार्जिनल के लिए निकालोगे तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट पकड़ लोगे, फॉर्मूला यहां पे लगाओगे। ठीक है ना, तो ये जनाब हमारे पास आ गया ओपनिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया, ओपनिंग स्टॉक ऐड क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया, और हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस जो कि अनएडजस्टेड है, लेकिन सिर्फ पहले कॉलम का। इसमें अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा तो प्लस कर देंगे, अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड होगा तो माइनस कर देंगे, और हमारे पास एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। एथे ना पा देना कोई वेरिएंस, यहां पे कोई वेरिएंस नहीं होगा, ये एडजस्टेड ही होती है। ठीक है, तो इसको मैं घर पे करीब कर लूंगा अगर आप कहेंगे तो, फिलहाल तो दूर दूर ही अच्छा है। ठीक है, लो जी, मेरे ख्याल में कहानी खत्म हो गई है, बस सवाल जल्दी से पढ़ना है 2-4 मिनट में, उसके बाद वो कोशिश करिएगा, होमवर्क में होना शायद नहीं है आपसे, वो कोशिश करने में क्या हर्ज है। हैं जी, देखें एक मिनट देखें। अच्छा जी, पिक्चर लेने पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो मैं करना ही भूल गया, वो कल कर लेंगे क्योंकि आज के सवाल में भी उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दूं ताकि याद रहे, आप कल मुझसे पूछ लें। आपको नजर आ रहा है सोल्ड यूनिट्स और प्रोडक्शन यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सवाल नहीं हो सकता उनके बगैर, तो इन दोनों में से कोई एक भी मिसिंग हो तो हमें निकालना पड़ सकता है। और मशहूर जमाना आपकी इक्वेशन होती थी ओपनिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन के यूनिट्स लेस क्लोजिंग करें तो सोल्ड यूनिट्स, लेस सोल्ड करें तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। ये एक इक्वेशन भी आपको मैंने याद करवानी है, यानी कि क्वांटिटी स्केड्यूल इसको कहते हैं। ठीक है, क्वांटिटी स्केड्यूल हम बनाएंगे अगर वर्किंग 1.2, ये वैसे सबसे पहले करनी पड़ेगी, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलना ना, लेकिन चलो अब मेरी नंबर इस वक्त इसी वक्त ही आया। ठीक है, क्वांटिटी स्केड्यूल का मतलब क्या है, लिख ही लेता हूं, वैसे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा चलो, क्वांटिटी स्केड्यूल क्या होता है ये कल बताऊंगा, लेकिन ये लिख इसलिए लिया ताकि आप लोग मुझे कल आते साथ ही ये पूछ लें। ठीक है, जरा क्विक रिवीजन, इनको छोड़ो, ये तो अब समझ आ ही गया आपको। क्विक रिवीजन, फॉर्मेट्स की अगर बात करें तो प्रॉफिट स्टेटमेंट सवाल में दोनों मेथड से बनवाता है,
और दोनों में प्रॉफिट चूंकि डिफरेंट होते हैं तो रेकंसिलिएशन भी बनवाता है, ये नॉर्मली इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वेरिएंस भी मांग लेता है, 12 वेरिएंस उसके अंदर वैसे ही आ जाना है प्रॉफिट जब निकालना है तो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल के लिए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में सेल लेस टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी वही पुराना काम, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस और फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस और फिक्स एडमिन। ये मैंने अलग वैसे लिखे हैं, वैसे तो इकट्ठे ही होते हैं लेकिन अलग लिख दिए ताकि दोनों में फर्क बता सकूं, ठीक है ना। अलग अलग आते भी हैं यहाँ पे इस टॉपिक में, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो गए तो आप प्रॉफिट में आ गए। जब आप मार्जिनल में आए तो इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल को सिर्फ माइनस किया और वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग को भी उठाकर इधर ले आए, यानी कि रेवेन्यू में से सारे वेरिएबल खर्चों को माइनस करके इन्होंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला। फिर जहां पर जो चीज मिस कर गए ये लोग वो थी फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट, उसको एज अ पीरियड कॉस्ट इन्होंने एक्चुअल कॉस्ट को उठाकर यहां पर लिखा और प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग करा। अब जो कॉस्ट ऑफ सेल है, जैसे वहां पे टोटल फुल कॉस्ट ऑफ सेल है और यहां पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल है, तो वो कैसे निकलेगी, उसके लिए वर्किंग कर ली हमने, ठीक है। ये वर्किंग कर लिया करेंगे। वर्किंग क्या है, वर्किंग ये है, आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलती है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट, तो ये आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल। ऐसे ही है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल जब आती है तो उसके अंदर फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करें तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है, यही है ना। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस ना हो तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एफओएच की कॉस्ट, यही टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस एडजस्टमेंट नहीं है सवाल में, अगर नहीं आती इस टॉपिक में, वैसे जब आएगी तो देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो वो एडजस्टमेंट करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकलती है, लेकिन यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस नहीं है, फिलहाल नहीं है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या चीज आएगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, फिक्स एफओएच। मार्जिनल के अंदर फिक्स एफओएच नहीं लेते, एब्जॉर्प्शन के अंदर फिक्स एफओएच आते हैं और आते हैं ओएआर वाले, फिक्स्ड एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। नहीं गिवन होगा तो ठीक है, नहीं गिवन होगा तो निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है, सही है। प्रोडक्शन कॉस्ट निकल आई। अब क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो यहीं से ही उसकी कॉस्ट निकलेगी। प्रोडक्शन कॉस्ट को डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, मार्जिनल की अपनी, एब्जॉर्प्शन की अपनी, यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का स्टॉक डिफरेंट होगा क्योंकि दोनों की टोटल कॉस्ट डिफरेंट है और इसका डिफरेंस क्या है, ये, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस, ठीक है। ओपनिंग नॉर्मली गिवन होता है, ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग के एडजस्टमेंट करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। अब चूंकि एब्जॉर्प्शन वाला मसला आया है, ये ओएआर कैलकुलेट करके एब्जॉर्ब करवाए थे तो अब डिफरेंस आ गया, ठीक है। उस डिफरेंस को हमने एडजस्ट करना है कॉस्ट ऑफ सेल में, इसमें वो मसला नहीं होगा, ये कॉस्ट ऑफ सेल उठाकर ले जाएंगे यहां पर और सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। अच्छा, अब ये दिलबर है सवाल का नाम, सुभान अल्लाह, दिलबर एसोसिएट। सवाल बहुत पुराना है लेकिन ऐसा लंबा और कंप्रिहेंसिव सवाल कोई नहीं था, इसलिए मैंने ये सबसे पहले करवाना होता है। अब इसको मैं पढ़ा भी नहीं रहा, लेकिन उसने क्या कहा है, फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड बाय, मंथ्स एंडेड लिखना चाहिए था, अच्छा आगे लिखा हुआ है, चलो हाँ, फॉर ईच मंथ, ओके, फॉर ईच मंथ एंडेड बाय यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड डायरेक्ट, ओह अच्छा सर, एब्जॉर्प्शन के साथ लिखा, दूसरा मार्जिनल नहीं होगा, याद ना करना, लिखवा दिया तो ज़हन में ना रख लेना, वैसे जुगाड़ लगाते रहना सारी जिंदगी, ठीक है। अच्छा चलो एक दफा जल्दी से पढ़ भी लेते हैं। अच्छा, मतलब मंथ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये जो फॉर्मेट है ना, अब ये इस तरह से नहीं बन पाएगा माजरत के साथ। एक सफे पे आपको एब्जॉर्प्शन वाली प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, 1 2 3 4 कॉलम आगे रख लेना, सही है ना। उसके नीचे कॉस्ट ऑफ सेल बनाओगे, सिर्फ एब्जॉर्प्शन की बनानी पड़ेगी, 1 2 3 4 माजरत के साथ, क्योंकि ये 4 महीनों का है, अगर एक एक महीने का होता दोनों को आमने सामने ऐसे चला सकते थे, ठीक है। तो एक सफे पे आपने मार्जिनल की प्रॉफिट स्टेटमेंट, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल, दूसरे सफे पे आपने एब्जॉर्प्शन की प्रॉफिट स्टेटमेंट और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल 4 महीनों की बना लेनी है, ठीक है, सही है ना। अच्छा, अब सवाल को जरा एक नजर डाल लें, सवाल क्या कहता है। ये मैंने फॉर्मेट्स जैसे बनाए हुए यहां पर, ये भी आपने पढ़ लेना है, 10.4 भी आपने पढ़ लेना, खुद देखो आप कितने टिक लग गए इस चैप्टर में, तो बच क्या गया, वो बाद में एंड में पढ़ लेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो ये देखें आप, ये वाले फॉर्मेट्स आपके लिए बनाए हुए हैं, तो ये पसंद आए तो ये रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब सवाल पढ़ें जरा ऐसे ही जल्दी से, बस छुट्टी होने लगी है।
प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है दोनों मेथड्स में। सवाल पढ़ना शुरू किया। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू दिलबर एसोसिएट्स फॉर द 4 months पीरियड। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्लांट इज 20,000 यूनिट्स पर मंथ और 2,40,000 यूनिट्स आ ईयर। बड़ी गल है, हम खुद भी कर सकते थे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल एफओएच, ये भी पर यूनिट ही चल रहा है क्योंकि ऊपर उसने कोई देखा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हाँ मतलब वैसे भी लिख लेना चाहिए था, ये शायद मुझसे मिस हुआ। बहरहाल आप लिख लें मेरी तरफ से। यह है जाहिर है सारे साल का तो नहीं हो सकते, खुद ही देखो आगे 1-2 रुपए गिवन है। अच्छा जी, ओके नाउ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। आगे कहता है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 300,000 पर ईयर और 1.25 पर यूनिट एट नॉर्मल कैपेसिटी। खुद ही निकाल दिए, पहला सवाल जो है जिंदगी का। वैसे ट्राई कर लेते हैं, 3 लाख को डिवाइड करें 2,40,000 से। ओह माय गॉड, अगर ना होता तो हम ऐसे निकाल लेते। ठीक है, तुमने चेक नहीं किया, वैसे तुमने कह दिया। कंपनी इज यूजिंग यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एज बेसिस फॉर अप्लाइंग ओवरहेड, तभी तो यूनिट्स को डिवाइड किया। फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर 60,000 पर ईयर। हमने मंथली प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है दोस्तों। फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस है 60,000 पर ईयर, डिवाइड बाय 12 करेंगे, पर मंथ आएगा। तो ये जो आपका फॉर्मेट होगा ना, फॉर्मेट, इसमें ये फिक्स्ड सेलिंग मार्केटिंग एडमिन इकट्ठे लिखने पड़ेंगे आपको। फिक्स्ड उसने इकट्ठे दिया है ना, ऐसे 1 2 3 4 होगा, 5,000 5,000 5,000 5,000 इस तरह से फिक्स आएगा। ये इस तरह से होगा। कोशिश करना, मैंने करवाना है सवाल। ये समझो बहुत बोझ है आपको जो आपको सवाल दे रहा हूं, ज्यादती आपके साथ, लेकिन है, जाओ कर लो जो करना है। ठीक है, फिलहाल ये कर लेना ट्राई, मैंने ये करवाना है सवाल, उसके बाद अगला सवाल करवाऊंगा। ये सवाल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, हो जाना है इंशाल्लाह 45 मिनट्स में अगर आप करके आए हुए हो। ठीक है, हाँ कोई मसला होगा तो समझाऊंगा। नेक्स्ट आगे कहता है एंड वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस आर 3400, 3600, 4,000 एंड 3,000 फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड। अब इसका क्या फर्क होगा? ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। जब आप मार्जिनल वाला कर रहे होगे तो ये इधर आएंगे, जीपी के बाद 1 2 3 4 कॉलम्स में आ जाएंगे, अलग अलग दिए हुए हैं, सब कुछ गिवन है इस सवाल में। सिर्फ इस सवाल का मकसद ये है फॉर्मेट जरा काबू करने आ जाए, जरा देखना आ जाए इस सवाल को करना कैसे। और कोई सवाल के अंदर ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं, लेकिन लेंथ ही बहुत है, अखीर लेंथ ही है, सिर्फ प्रैक्टिस हो जाए इसके अंदर। तो आप करके आएंगे, मैं करवाऊंगा पहले सवाल, फिर आगे जाएंगे। ठीक है, और जब मार्जिनल की बात करेंगे तो यही वेरिएबल मार्केटिंग सेलिंग कहां आ जाएंगे? 1 2 3 4 ऊपर वाले से, दो अलग सफों के ऊपर लेके चलना है। ठीक है, पहले एब्जॉर्प्शन करना, बहुत सारी चीजें वहां से मिल जाएंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट एक्चुअल एंड अप्लाइड ओवरहेड्स आर द सेम। शुक्र है पहला सवाल है ना, कोई वेरिएंस नहीं है, लेकिन आपने अपने फॉर्मेट में जहां वेरिएंस की जगह मैंने बनाई है वहां लिख लेना है, ताकि कल को जो दूसरे सवाल के अंदर वेरिएंस आए तो पता हो। आगे कहता है लाइक वाइज नो मटेरियल, ये छोड़ो, देयर इज नो वर्क इन, बड़ी मेहरबानी, सेल प्राइस पर यूनिट इज 10 एंड एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम, ये सब कुछ गिवन है। ये मैं कह रहा था वो जो मैंने 1.2 बनाया ना, कि अगर आप क्या देखो, ओपनिंग, प्रोडक्शन, सोल्ड, क्लोजिंग, ये चारों चीजें गिवन है इस सवाल में, कोई एक भी मिसिंग हो हमने निकालनी होती है, तो ये इक्वेशन हम बनाना सीख लेंगे। फिलहाल तो ये भी बनी हुई थी। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट, ये सवाल है आपके नजदीक, इसकी कोई औकात, फुटका देना इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी कल मैं क्विकली पहले आधे से पौने घंटे में करवाऊंगा ये सवाल, मैं कोशिश करूंगा यहीं पे ही करवाऊं आपको, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।